हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमिक क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आर्ग्यूमेंट को डिस्कस किया था और आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने डिफरेंट वैरायटीज के डेफिनेशंस को देखा था, साथ में कुछ फैक्ट्स को देखा था। तो आज के लेक्चर में आज का जो हमारा लेक्चर है ये जनरली आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिपेंड है और आर्ग्यूमेंट के ऊपर हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके से बताऊंगा कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करने के बहुत तरीके होते हैं, बट अगर आर्ग्यूमेंट को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो आर्ग्यूमेंट को हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट में बी वैलिड और इनवैलिड और आर्ग्यूमेंट में बी साउंड और अनसाउंड। अब वैलिड और इनवैलिड का क्या अर्थ होता है, आज के लेक्चर में हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट का जो दूसरा क्लासिफाई है कि आर्ग्यूमेंट को कब साउंड और अनसाउंड की डेफिनेशन में देखा जाता है। तो और आर्ग्यूमेंट को एक अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट का क्लासिफाई करने का तरीका एक और है, इट मे बी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इट मे बी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो अब मैंने आपको जो बताया, जरा इसको देखिएगा, मैंने लिखा नहीं है बट आपको उसको क्लासिफाई करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट को हम 3-4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले आर्ग्यूमेंट को हम क्लासिफाई करें तो आर्ग्यूमेंट में बी वैलिड और इनवैलिड। सेकंड फॉर्म में आर्ग्यूमेंट में बी साउंड और अनसाउंड एंड अनदर वे द आर्ग्यूमेंट में बी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो 3 तरीके से हमने आर्ग्यूमेंट को देखा। तो आज का लेक्चर जो हमारा फोकस है वो रहेगा कि आर्ग्यूमेंट को हम कैसे वैलिड और इनवैलिड में डिफाइन करेंगे। आज का लेक्चर इसमें है, इसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, एग्जांपल बताऊंगा, उसके साथ साथ में इनको मैं और इलैबोरेट करूंगा आगे फ्यूचर लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हमारा वैलिड आर्ग्यूमेंट के और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वैलिडिटी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। आप पहले वाले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। अदरवाइज मैं वैलिडिटी का और फिर से मीनिंग बताऊंगा। तो हम देखें अगर कि आर्ग्यूमेंट को देखें तो आर्ग्यूमेंट को हम अगर वैलिड और इनवैलिड में डिफाइन करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है। तो पहले हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा बताता है ऑल मैन आर मॉर्टल, रोहन इज अ मैन, सो रोहन इज अ मॉर्टल। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, ऑल मैन आर मैड, रोहन इज अ मैन, सो रोहन इज अ मैड। डेफिनेटली एक आ गया। थर्ड एग्जांपल, ऑल मैन आर लायर, रोहन इज अ वुमन, सो रोहन इज अ लायर। ओके, तो अब 3 एग्जांपल हैं, तीनों का समझने का जरा देखिएगा, तरीका देखिएगा। अब पहले वाले एग्जांपल को अगर लेते हैं हम, ऑल मैन आर मॉर्टल, रोहन इज अ मैन, सो रोहन इज अ मॉर्टल। दो पहले वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर प्रीमाइसेस, ये प्रीमाइसेस हैं या फिर प्रपोजिशन है। लास्ट स्टेटमेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंस है, सॉरी कंक्लूजन है। नाउ ये स्टेटमेंट, ये आर्ग्यूमेंट जो है, पहला वाला आर्ग्यूमेंट जो है, इट इज वैलिड आर्ग्यूमेंट। कैसे वैलिड आर्ग्यूमेंट है, देखिए, इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन फॉलो। फिर से समझिए इसको, अगर मेरे प्रीमाइसेस ट्रू हैं और मेरा कंक्लूजन मेरे आर्ग्यूमेंट, मेरे प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड वैलिड आर्ग्यूमेंट। फिर से समझते हैं, मेरा अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं, इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड द कंक्लूजन फॉलोज, मतलब कंक्लूजन्स भी ट्रू है, देन अवर आर्ग्यूमेंट इज वैलिड आर्ग्यूमेंट। एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको। पहली बात तो ये, हमें इन स्टेटमेंट के ट्रूनेस में नहीं जाना, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है हमको नहीं पता, बट अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमारा कंक्लूजन इन हमारे प्रीमाइसेस को फॉलो करेगा। समझ में आता है। तो अगर देखें, इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू, अगर हम इनको मान के चले, पहले 2 स्टेटमेंट जो हैं हमारे ट्रू हैं, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो भी फॉलो होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ऑल मैन आर मॉर्टल, रोहन इज अ मैन, सो रोहन इज अ मॉर्टल, डेफिनेटली आएगा ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको अगर हम इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे, मैं इसको फिर से बताता हूं आपको डायग्राम बना के। देखिए, हम इसको बनाते हैं, ये मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल, इसको बनाएंगे तो दिस इज द मॉर्टल, ये मैन हो गया, ऑल मैन आर मॉर्टल, ये पूरा बड़ा वाला डायग्राम मॉर्टल शो कर रहा है, अंदर वाला ये मैन को शो कर रहा है, और रोहन इज अ मैन, तो रोहन अंदर है। तो देखिए, रोहन मोर्टल है
तो ये हमारा वेन डायग्राम शो हो गया कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ अब देखिए, यानी इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू, अगर मेरे प्रीमाइसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, कंक्लूजन मेरा फॉलो हो रहा है प्रीमाइसेस को, तो उस तरह के आर्गुमेंट को हम कहते हैं वैलिड आर्गुमेंट। फिर से समझेंगे इसको, क्योंकि अगर आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत हुई देन आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मेन कहना है ऑल मैन आर मोर्टल, रोहन इज अ मैन, सो रोहन इज अ मोर्टल। ये समझ में आ गया। इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो मेरा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। ऐसे केस के अंदर इस तरह के आर्गुमेंट को हम वैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। आप इसको वेन डायग्राम से करके देखिएगा। नाउ दूसरे आर्गुमेंट में आते हैं। ऑल मैन आर मैड, ऑल मैन आर मैड, रोहन इज अ मैन, सॉरी इसमें रोहन इज अ मैन, रोहन इज अ मैन, सो रोहन इज अ मैड, रोहन इज मैड। ठीक है, अब देखिए ये आर्गुमेंट जो है अभी भी वैलिड आर्गुमेंट है, बट इसमें दो द प्रीमाइसेस मे बी नॉट एक्चुअली बी ट्रू। ये जो प्रीमाइसेस है हमारा, ये जो आर्गुमेंट है, ये हमारा ट्रू है, सॉरी वैलिड है, बट हमारे जो प्रीमाइसेस हैं वो ट्रू नहीं है। क्यों? हर आदमी मैड थोड़ी है, ऑल मैन आर मैड, ये इस आर्गुमेंट, इस स्टेटमेंट को देखेंगे हम तो ये ट्रू नहीं है। तो अगर हमारे प्रीमाइसेस ट्रू नहीं होते हैं बट हमारे एक तरह का ये आर्गुमेंट है हमारे लॉजिकली फॉर्म में करेक्ट है, तो उसको भी हम एक तरह से वैलिड आर्गुमेंट ही बोलेंगे। स्टिल इट इज अ वैलिड आर्गुमेंट। मैंने इसको जानबूझकर आपके सामने इस तरह का एग्जांपल रखा है। फिर से देखते हैं। अब ऑल मैन आर मैड, रोहन इज अ मैन, सो रोहन इज अ मैन। सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल है। आप वेन डायग्राम बनाएंगे, आपको अभी भी ये फॉलो होते हुए नजर आएंगे। बट अगर हम इस प्रीमाइसेस के ट्रू और फॉल्स को देखें, मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स, लास्ट लेक्चर में बनाया था मैंने आपको। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है आप खुद देख लीजिए। ऑल मैन आर मैड, सारे आदमी के पागल होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम इसके मीनिंग को देखेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बट स्टिल इट इज अ वैलिड आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि हमारा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। सो स्टिल though the premises may not actually be true, but still our conclusion follow. But still our conclusion follow. तो ऐसे केस को भी हम वैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड आर्गुमेंट, ऑल मैन आर लायर, रोहन इज अ वुमेन, सो रोहन इज अ लायर। जरा देखिए, ऑल मैन आर लायर, रोहन इज अ वुमेन, सो रोहन इज अ लायर। अब इसको अगर हम बनाएं वेन डायग्राम की हेल्प से तो हम कैसे बनाएंगे? ऑल मैन आर लायर, इसको मैं बताता हूं आपको, यहां बना के दिखाता हूं। ऑल मैन आर लायर, ऑल मैन आर लायर, ये लायर है, मैन इसके अंदर आएंगे, ठीक है। रोहन इज अ वुमेन, रोहन जो है वुमेन है। अब रोहन इसके अंदर पास नहीं आएगा। रोहन, अब मैंने इसके बारे में नहीं बताया आपको कि लायर के अंदर वुमेन आएगा नहीं आएगा, तो हमने बनाया रोहन, ये रोहन हो गया, ये रोहन हो गया, वुमेन भी बनाया बट हमने इसको रोहन मान लिया। रोहन इज अ वुमेन। अब इसको हम अगर बनाएंगे, हो सकता है इसके अंदर आए बट जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें कुछ नहीं बताया। तो रोहन, ये रोहन है और वुमेन भी है, इसको मैं ऐसे बनाया। तो अब देखिए, सो रोहन इज अ लायर, नहीं, रोहन लायर के पास आ ही नहीं रहा है। सो दिस कंक्लूजन इज फॉल्स। हमारा कंक्लूजन हमारे प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं करता है, ये मेरा कहने का मतलब था। सो इट इज अ इनवैलिड आर्गुमेंट। तो इनवैलिड आर्गुमेंट में क्या होता है? इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू बट द कंक्लूजन डजंट फॉलो। अगर हमारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं पर हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, तो व्हाट इट मीन? तो इट इज द मीनिंग ऑफ इनवैलिड आर्गुमेंट। इसका अर्थ होता है इनवैलिड आर्गुमेंट का। ओके, सो इसको मैं मिटा देता हूं आपके लिए अभी। तो अगर इनवैलिड आर्गुमेंट आर दोज आर्गुमेंट इन विच द प्रीमाइसेस आर ट्रू बट द कंक्लूजन डजंट फॉलो।
समझ में आ गया होगा। तो ये तीन तरह के मेरे को कहने का अर्थ था कि हमारे वैलिड आर्गुमेंट का अर्थ होता है इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन फॉलो, बट स्टिल अगर मेरे प्रीमाइसेस ट्रू भी नहीं होंगे बट अगर मैं लॉजिकली फॉर्म में कंक्लूजन्स को फॉलो करूंगा देन स्टिल माय वैलिड आर्गुमेंट। अगर इनवैलिड आर्गुमेंट क्या होता है, इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन डजंट फॉलो। ओके, तो इसका मतलब हुआ सो वैलिडिटी डजंट हैज एनी रिलेशन विद ट्रूथ, यानी वैलिडिटी अगर वो वैलिड है और इनवैलिड है उसको माने वैलिडिटी का अर्थ कोई भी उसका ट्रुथ से उसका कोई रिलेशन नहीं है, इट इज अ फैक्ट। प्लीज इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, यानी अगर मेरा वैलिडिटी से मेरा सत्य से कोई भी नाता नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि यह आदमी वैलिड बोल रहा है, हम गलत बोलते हैं, वैलिड बोल रहा है, वैलिड का अर्थ अलग है, वैलिडिटी डजंट हैज एनी रिलेशन विद द ट्रुथ, ऐसा हमारे स्टेटमेंट्स में होता है, आर्ग्यूमेंट में होता है। ओके, नाउ ये तो था इसके बारे में, वैलिड और इनवैलिड के बारे में। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी, ये अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटीज हैव मोर बिल्डिंग, सो दिल्ली हैज मोर बिल्डिंग देन मुंबई। ये कंक्लूजन है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन है, इट इज अवर कंक्लूजन। इसको मैं लिख देता हूं कंक्लूजन। So Delhi is a capital city. Capital cities have more building. Delhi has more building than Mumbai. अगर हम इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड को फॉलो नहीं करता है। Here our conclusion third doesn't follow from first and two. पहले और दूसरे से हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है, बट हो सकता है हमारे पहले दूसरे और तीसरे जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू फैक्ट हो। समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर हमारे तीनों स्टेटमेंट ट्रू भी हैं और हमारा कंक्लूजन दोनों स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है तो उस केस में भी एक तरह से हम बोला जाए तो इस केस में भी जो ये आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। तो इसका अर्थ हो गया वैलिडिटी इज ऑल अबाउट लॉजिकल फॉर्म। तो वैलिडिटी इज अबाउट लॉजिकल फॉर्म, नॉट वेदर द प्रीमाइसेस आर ट्रू और नॉट। इसका अर्थ यह है। तो यानी वैलिडिटी से मेरा अर्थ केवल लॉजिकल फॉर्म है, यानी अगर मैं लॉजिकली उसको करेक्ट शो कर दूं देन इट इज अ वैलिड आर्गुमेंट, बट मेरे को उसके प्रीमाइसेस के ट्रू और फॉल्स के अंदर नहीं जाना है। अगर मैं प्रीमाइसेस के ट्रू और फॉल्स के अंदर चला जाऊंगा तो भी मेरा स्टेटमेंट लॉजिकली अगर करेक्ट है इट इज स्टिल वैलिड आर्गुमेंट, बट अगर हमारा कंक्लूजन हमारे प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं करेगा उस केस में हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो इनवैलिड आर्गुमेंट होगा। वो इस एग्जांपल से और इस एग्जांपल से हमने शो कर दिया। ठीक है, तो अब आज का जो लेक्चर था मैंने वैलिड और इनवैलिड में बताया। हियर ऑल्सो इसमें भी हमने लिखा कि दिल्ली हैज मोर बिल्डिंग देन मुंबई। हमारा आर्गुमेंट, हमारा कंक्लूजन पहले दो प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं करता है, तो इस केस में ये स्टेटमेंट जो है वो इनवैलिड है। तो हमारे दो फैक्ट हो गए कि वैलिडिटी डजंट हैव एनी रिलेशन विद द ट्रूथ, अनदर वैलिडिटी का हमारे लॉजिकल फॉर्म से ही नाता, इससे कोई मतलब नहीं कि प्रीमाइस हमारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, तो मैं यहां से हट जाता हूं, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। ओके, चलिए सो स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट को मैंने पहले आज के लेक्चर में वैलिड और इनवैलिड की तरफ में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आर्ग्यूमेंट को हम कैसे साउंड और अनसाउंड में चेंज करेंगे। और आज का लेक्चर इतना ही है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा आपको और एग्जांपल्स को शो करने की, आपको बहुत और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को मेरे ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com में मेल करें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड काफी लोगों के काफी मेरे मेल आए हैं और काफी परेशानी हो रही है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी की पूरी इसमें बता दूं। हाँ, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड रीजनिंग जो है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए काफी डिफिकल्टी ये फेस करता है, बट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके एग्जाम से पहले पूरे का पूरा कंप्लीट कोर्स कराने की, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।